हेलो बच्चों, कैसे हो? आज फिर हम आ गए हैं अपने YouTube चैनल पे फिज़िक्स फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट लेकर के। ठीक है, आई होप आपको पार्ट फर्स्ट में मज़ा आया होगा। जिसने नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से पहले पार्ट फर्स्ट देख लेना, उसके बाद पार्ट सेकेंड देखना। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ स्टे इन टच। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे कि पार्ट थर्ड जब आए तो आपको पता चल जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो पार्ट सेकंड में स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे चार्जिंग का, कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन का प्रोसेस ये कहलाता है कि जैसे कि अगर हमारे पास इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कि हम एक न्यूट्रल स्फीयर को लेकर के आए। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि अभी न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, एक मेटालिक रॉड लेके आए जिस पे पॉजिटिव चार्ज था। एक मेटालिक रॉड लेकर के आए जिस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। जैसे इस मेटालिक रॉड को लेकर के आएंगे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज होंगे नेगेटिव और पॉजिटिव जो कंबाइंड थे वो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब ये पोलराइज्ड हो जाएगा। ये जो स्फीयर है जो न्यूट्रल था ये पोलराइज्ड हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज इससे दूर जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज सेकंड साइड चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि इस स्फीयर को ग्राउंड कर देना है। ठीक है, इस स्फीयर को ग्राउंड कर देना है। मेटालिक रॉड हमारी लगी हुई है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे हम इस स्फीयर को ग्राउंड करेंगे ये नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से बंधे रहेंगे और पॉजिटिव चार्ज सारे ग्राउंड में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तीसरा स्टेप में मेटालिक रॉड है हमारे पास जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये ग्राउंड हटा देना है और इस पर अभी नेगेटिव चार्ज बना रहेगा। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इस मेटालिक रॉड को हटा देंगे, मेटल रॉड को हटा देंगे। और जब मेटल रॉड को हटाएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है ये पूरे बॉडी पे, पूरे स्फेरिकल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा और ये पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये जो बॉडी थी ये एक न्यूट्रल बॉडी थी। जब हम इसे मेटालिक रॉड को नहीं लेके आएंगे तो एक न्यूट्रल बॉडी थी, इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, ना तो नेगेटिव चार्ज था ना ही पॉजिटिव चार्ज था। जैसे हम इस मेटल रॉड को पास में लेके आए तो ये पोलराइज्ड हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गए, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गए। फिर हमने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया तो सारे पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड पे चले गए। ठीक है, फिर हमने ये ग्राउंड हटा दिया इसका, तो ये इस तरीके से रहेगा कि नेगेटिव चार्ज अभी एक ही साइड रहेंगे ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मेटल रॉड। जैसे इस मेटल रॉड को हटाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे में फैल जाएगा और नाउ दिस बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज बॉडी। बाय दिस प्रोसेस वी कैन इंड्यूस चार्ज। ठीक है, तो हम ये भी यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडक्शन, बाय इंडक्शन क्यों बोला, क्योंकि बिना टच करे, इंडक्शन वही तो होता है, बिना टच करे हम बॉडी को इंड्यूस कर दिए, बॉडी पे चार्ज इंड्यूस कर दिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरा प्रोसेस आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और इसी को ही हम बोलते हैं क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो असल में होता क्या है कि कोई एक सब्सटेंस को रब करने से, कोई दो सब्सटेंस को रब करें अगर हम, जिसकी वजह से उनमें क्या हो जाए, चार्ज इंड्यूस हो जाए, चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो या वो अट्रैक्ट करने लग जाए, उसको बोलते हैं क्या हम, इलेक्ट्रिसिटी। और दिस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, दो बॉडी को रब किया हमने, जब रब किया तो मैंने
पार्ट फर्स्ट में समझाया था आपको कि जब हम रब करते हैं तो चार्ज जो ट्रांसफ़र होते हैं, चार्जेस ट्रांसफरेबल, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने पढ़ लिया है। तो जो चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं वो कहाँ से कहाँ होते हैं, लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी। ठीक है, मतलब ऐसी बॉडी से निकलते हैं जिसमें एनर्जी कम चाहिए होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वहाँ से निकल के वो दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि एक बॉडी पे जब चार्ज आ जाता है तो उस पर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। आपने बचपन में किया होगा, ये सबने खेल किया होगा, बचपन की यादें तो बहुत अच्छी होती हैं, आपको पता होगा। बाकी बचपन बहुत अच्छा होता है, जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है, और हम मौज मस्ती की ज़िंदगी छोड़ते चले जाते हैं। पर लेकिन अगर आप चाहें तो आज भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो उसको एंजॉय के साथ करोगे तो आपको करने में मज़ा आएगा। करना तो है, पढ़ाई अगर करनी है तो भैया करनी तो है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, पढ़ाई करनी है, ऑप्शन नहीं है ना कोई और। तो जब पढ़ाई करनी है तो उसको एंजॉय के साथ करो ना, तो आपको जीने में मज़ा आएगा। तो बचपन की बात कर रहे थे, बचपन से कहाँ पहुँच गए। बचपन में क्या किया, एक स्केल आपने रब किया होगा, ठीक है, स्केल को रब किया होगा बालों पे, और उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखे होंगे, उनके ऊपर जब स्केल को लेके आते हैं तो कागज़ को वो अट्रैक्ट करने लग जाता है। पहले अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आफ्टर रबिंग वो अट्रैक्ट करने लगा। मतलब आफ्टर रब क्या हुआ, उस स्केल पे चार्ज इंड्यूस हो गया, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। इज दैट क्लियर? जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ कि वो उस पेपर को अट्रैक्ट करने लगा। तो दिस इज ऑल ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो उसी को बोलते हैं क्या हम, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे ये भी कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसकी होगी, ऑफ रब्ड सब्सटेंस, रब्ड सब्सटेंस जिसे रब किया जा रहा है, ठीक है, रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं लाइटर पार्टिकल्स को, ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसको इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी। एंड ये इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप हुई है किसकी वजह से हुई है, रब की वजह से हुई है। एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप्ड ड्यू टू रबिंग, ठीक है, ड्यू टू रबिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं वो बॉडी तो हो गई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ऑब्वियस सी बात है ना, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, जिस पे एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। ठीक है, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी एक इसी का ही हिस्सा होता है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक और आता है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम क्या करते हैं कि ये जैसे बॉडी थी, यहाँ पे हमने क्या किया, एक दूसरी बॉडी को टच करा दिया जिससे कि पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे, और उससे उसको फिर अलग कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और यही कहलाता है क्या, कंडक्शन। क्योंकि कंडक्शन में क्या करते थे, कंडक्शन में टच ही टच करते थे, ठीक है, टच खेलते थे। टच मतलब समझ गए होंगे टच में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो टच किया तो चार्ज ट्रांसफर हो गया। इज इट क्लियर? ओके, तो ये तो था आपका चार्जिंग का प्रोसेस, और यहीं से हमारा खेल खत्म होता है चार्ज का, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। ओके, उसको बोलते हैं क्या हम, कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ की मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म देखेंगे, वेक्टर फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले तो कूलम्स लॉ जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज बेसिकली कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ओके, कूलम्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट the force of attraction
और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्ज। ये क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो बिटवीन एनी टू चार्ज, बिटवीन एनी टू चार्ज इज, ठीक है, ये जो है, अच्छा एक चीज और मैं यहां पर क्लियर कर दूं, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन एनी टू स्टेशनरी चार्ज, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, टू स्टेशनरी चार्ज। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज का कहने का मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो रुके हुए होने चाहिए, चार्ज शुड बी एट रेस्ट। इज, मान लो ये दो चार्ज हैं, दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2, ओके, एंड दिस इज द डिस्टेंस R। तो बिटवीन एनी टू स्टेशनरी चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, directly proportional to the product of their charge, that is F is directly proportional to Q1 into Q2, and the second part is inversely proportional to the square of the distance between them, that is F is 1 upon R square। दोनों को कंबाइन करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से निकल के आएगा बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, जिसके Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K इज constant of proportionality, where K is constant of proportionality। ठीक है, बताते हैं इस K का फॉर्मूला क्या होगा। इस constant of proportionality, अब ये जो K की वैल्यू है, K का एक फॉर्मूला होता है, वो K मतलब डिपेंड करता है परमिटिविटी पे, where K equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, K equals to 1 upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और जरा बताना क्या होगा, यूनिट बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होगी वो एप्सिलॉन नॉट होती है, और परमिटिविटी का बेसिक मीनिंग होता है कि वो लाइट को कितना बेंड कर पाती है। ठीक है, जस्ट लाइक एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आगे चल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और परमिटिविटी में रिलेशन भी आएगा। तो परमिटिविटी का मतलब ही करीब करीब यही होता है कि किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी कि वो लाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर पाती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहीं से मैं अगर ये कहूँ, मैं इसको रब कर सकता हूँ। ठीक है, यहीं से अगर मैं एक ये चीज़ बताऊँ आपको कि ओके, हमने मान लिया फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज इन फ्री स्पेस, क्या होगा फॉर्मूला, एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर यही दो चार्ज फ्री स्पेस में नहीं रखे हों, किसी और मीडियम में रखे हैं, मतलब कि फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में रखे हैं, तो वहां पे परमिटिविटी चेंज होगी, जिसकी वजह से फोर्स का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, दैट इज FM 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ओके, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, डिवाइड
फर्स्ट बाय सेकंड करते हैं तो एफ नॉट अपॉन एफ एम। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन। बेटा यहां से बताना जरा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। दिस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर और वी कैन से के एंड इट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी। देखो एक बार रिपीट कर देते हैं। मान लो कोई दो चार्ज फ्री स्पेस में रखे हुए हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, एफ नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? चलो अगर यही दो चार्ज फ्री स्पेस में नहीं रखे हैं, किसी और मीडियम में रखे हैं अदर देन द फ्री स्पेस, मैं कह सकता हूं इन एनी मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, अदर देन फ्री स्पेस, ओके, इन एनी मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, तो यहां पे क्या होगा, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर यहां पे लिख देता हूं, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, अगर मैं ये अपॉन ये करता हूं, एफ नॉट अपॉन एफ एम करता हूं तो Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या मेरे पास, दिस वाला टर्म, और ये ऊपर चला जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं क्या हम, एप्सिलॉन आर और के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसी को अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको मीडियम की परमिटिविटी नहीं दी रखी, उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कैसे पुट करेंगे, तो पहले तो मैं उस वहां तक पहुंचने से पहले मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक बार डेफिनेशन में लिख देता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन आर और के इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली अगर आपको कहीं पे मीडियम, किसी मीडियम की परमिटिविटी अगर निकलवानी है तो क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए एफ एम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आपको एप्सिलॉन नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी दिया हुआ है, तो क्या मैं एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर नहीं पुट कर सकता, बताओ, ठीक है। तो ये बेटा फोर्स इन एनी मीडियम निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। फोर्स इन एनी मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो आज के लेक्चर का एक आखिरी टॉपिक दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बिल्कुल हाँ भैया, फोर्स है ना, बताओ, फोर्स है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियस सी बात है, तो उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखो हमने फॉर्मूला देखा था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। अगर मैं दो चार्ज को रखता हूं Q1 Q2 और इनके बीच का R मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने प्लस Q1 रखा, यहां पे मैंने प्लस Q2 रखा, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F21 होगा, नहीं होगा, F21 होगा या नहीं होगा, ठीक है।
ऐसे इसका फोर्स इस पर जो लग रहा होगा दैट इज F12 होगा, मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2। ठीक है, अब F12 और इस पे जो डायरेक्शन आएगा वो निकल के आएगा इधर R12 और इस पे जो डायरेक्शन आएगा वो निकल के आएगा R21। बताएंगे यही चीज कि कैसे ये आया, यही चीज समझाएंगे। असल में यही कहानी गड़बड़ होती है, देखो आगे चल के। F12 क्या है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2। पहले पे फोर्स, या फिर आप ये कह सकते हो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका जो ये निकल के आएगा वो फोर्स F12 डायरेक्शन में क्या होगा जरा बताना। F12 में R21 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। ठीक है, अब यहां पे F21 जो आएगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F21 का डायरेक्शन हो गया R12 कैप। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें ये कहानी समझनी है कि सर F12 में R21 कैसे आया और F21 में R12 कैसे आया। ये कहानी असली समझने के लिए हमें एक इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि ये देखो, ये कंसीडर करते हैं। आपने कुछ 11th क्लास में अगर पढ़ा होगा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा होगा तो आप पे ये समझ में आ जाएगा एक ही बार में कि असल में हो क्या रहा है। मान लो यहाँ पे चार्ज रखा है Q1 और यहाँ पे चार्ज रखा है Q2। ठीक है, दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R1 और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया बेटा R2। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, देखो R12 ऊपर जाएगा और R2 इधर जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से समझना, एक बार में क्लियर होगा, गारंटी ले रहा हूं, इतने इजी तरीके से बता रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, Q1 का फोर्स Q2 पे, मतलब इस डायरेक्शन में होगा F21। बताओ, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये क्या कहलाएगा? R12 कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? बताओ। और R12 देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल फॉर्म में देखूं तो R2 वेक्टर किसके बराबर है? R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर के बराबर होता है, नहीं होता? देखो ध्यान से, एक वेक्टर ये जा रहा है, एक वेक्टर ये जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? इसका टेल और इसका हेड ज्वाइन करा दो, R2 के बराबर R1 प्लस R12 होगा कि नहीं होगा? तो यहां से R12 की फॉर्म क्या निकल के आएगी बेटा, बताना। R2 माइनस R1 निकल के आएगी, नहीं निकल के आएगी? R12 की फॉर्म क्या निकल के आई? R2 माइनस R1। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं ये फोर्स इधर लगाता हूं, सेकेंड चार्ज का फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगाता हूं, दैट इज F12, तो उसके लिए क्या फॉर्म हो जाएगा? इधर R12 हो जाएगा, जो कि इस साइड होगा। बताओ, जो कि इस साइड होगा, R12 इधर होगा, सॉरी R21 भाई 2 से 1 की तरफ आ रहा है ना, ये R12 क्यों बोला? 1 से 2 की तरफ आ रहा है, 1 से 2 की तरफ आ रहा है, इसलिए उसको R12 नाम दिया। और वो किसके डायरेक्शन में? F21 के डायरेक्शन में, तो इसलिए F21 के फॉर्मूले में R12 आ गया। आ रही बात समझ में? जबकि R21 क्या है? 2 से 1 की तरफ जा रहा है, पोजीशन वेक्टर तो हमेशा जहां से जहां जा रहा होता है वो लगता है ना, तो यहाँ पे R21 इधर ये आ जाएगा। ठीक है, R21 ये आ जाएगा, तो R21 किसकी साइड है? F12 की साइड है, तो F12 में R21 आया कि नहीं आया? और ये R21 क्या कहलाएगा, बताना जरा। R21 क्या कहलाएगा? R1 माइनस R2 कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? क्यों? देखना, अब ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अब कहानी ऊपर वाली छोड़ो, नीचे वाली देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, अब तो ये वाला वेक्टर लेंगे ना, तो इन दोनों का सम क्या होगा? R1 नहीं होगा? तो क्या मैं कह नहीं सकता कि R1 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर प्लस R21? तो मैं यहाँ से R21 की वैल्यू निकालूंगा तो R1 माइनस R2 ये आएगा कि नहीं आएगा? ये दोनों क्लियर हुए नहीं हुए?
ये दोनों क्लियर हुए नहीं हुए? आई होप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक और चीज से कह सकता हूं कि F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या मैं R12 को R21 से रिप्लेस कर सकता हूं? बताओ। चलो उसको समझने के लिए पहले यहां पे ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे रिप्लेस हो रहा है। यूनिट वेक्टर को मैं वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मतलब मैं लिखना चाहता हूं R12 वेक्टर, तो अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर इज व्हाट? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? R। तो ये R³ नहीं हो जाएगा, ये R³ नहीं हो जाएगा। इन द सेम वे F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, R स्क्वायर था बताओ, और यहाँ पे R21 था। मैं R21 को क्या लिख सकता हूँ? R21 वेक्टर अपॉन R, और R स्क्वायर R क्या हो जाएगा? R³ नहीं हो जाएगा। क्या मैं R21 को R12 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ माइनस ऑफ R12 वेक्टर। बताओ R21 वेक्टर कहाँ है? इधर, और R12 वेक्टर कहाँ है? इधर। इक्वल एंड अपोजिट है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या मैं इस माइनस को बाहर ले लूं तो ये माइनस ऑफ F12 माइनस ऑफ F21 वेक्टर के बराबर नहीं हो गया? ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हुए कि नहीं हुए? ठीक है, तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि F12 वेक्टर माइनस ऑफ F21 वेक्टर होता है। और एक ये वाली इंपॉर्टेंट फॉर्म कि कब हम R स्क्वायर की जगह पे R³ यूज कर सकते हैं। अगर हम R³ लगा रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेक्टर आ जाएगा। और R21 F12 में क्यों है? क्योंकि F12 के डायरेक्शन में R21 है ना, 2 to 1, 2 to 1। ठीक है, जबकि F21 के डायरेक्शन में R12 है ना, 1 to 2। तो भाई ये क्या होता है असल में? ये चीजें क्या, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और ये क्या दे रहा होता है? उस वेक्टर का डायरेक्शन। तो F21 किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। कौन बताएगा? R12 बताएगा, बिल्कुल बताएगा। देखो R12 बताएगा। F12 किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। कौन बताएगा? यही तो बताएगा, R21। इज दैट क्लियर? तो ये यूनिट वेक्टर क्या बता रहे होते हैं? इस वेक्टर का डायरेक्शन बता रहे होते हैं। और आई होप ये भी चीज क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे आया, ये इस डायरेक्शन से, इस डायग्राम से आया। बेटा अगर जिसको नहीं समझ में आया है तो ट्रायंगल लॉ देखो, ट्रायंगल लॉ 11th क्लास की बुक खोलना, ट्रायंगल लॉ में यही होता है। ठीक है, एक बार आप ट्रायंगल लॉ देख लोगे तो फिर अच्छे से और समझ में आ जाएगा। बुक्स में सभी में शायद किसी में लिखा मिल जाए, किसी में ना लिखा मिले ये चीजें कि ये कैसे आई, क्या हुआ। इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये कंफ्यूजन में रहता है कि ये कैसे आया, बस रट लेते हैं। नहीं, रटना नहीं होता है। मेरे साथ ये तो खेल है, रटना नहीं होता। मैं भी नहीं रटता हूँ, आप भी नहीं रटो। ठीक है, हम और आप मिलकर के समझेंगे चीज़ों को। और जो नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं कैसे भी ना कैसे करके नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जो डाउट्सफुल होंगी, जितने डाउट्स होंगे आपके उनकी सभी की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आई होप बेटा आपको मज़ा आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं पार्ट सेकंड में, फिर बहुत जल्दी मैं पार्ट थर्ड लेकर के आऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जो पार्ट थर्ड आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू।